नमस्कार साथियों, दिव्य विज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, हमारी उत्तराखंड LT 2024 की टीचिंग एप्टीट्यूड शैक्षिक दर्शन का जो यूनिट नंबर फर्स्ट है उसकी सीरीज चल रही है। तो उस कड़ी में आज का हमारा नया टॉपिक है शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान, यानी कि जो शिक्षा से संबंधित संविधान में क्या प्रावधान रखे गए हैं, जो भारत का संविधान है उसकी उद्देशिका प्रीएम्बल क्या है, इसके बारे में जो है टॉपिक दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले भारत का संविधान आपने देखा होगा, जब सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है प्रीएम्बल, यानी कि प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये टॉपिक भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम प्रीएम्बल की बात कर लेते हैं। तो इस प्रीएम्बल से आ सकता है क्वेश्चन कि क्या क्या ये शब्द जो है भारत के संविधान की उद्देशिका में है या नहीं है, इससे संबंधित आ सकता है। तो प्रॉपर हम देखते हैं उद्देशिका भारत के संविधान की है क्या, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो इस उद्देशिका के अंतर्गत लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतएव द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो देखिए, ये जो मैंने आपको बताया है, इसमें आपने ध्यान रखना है कि भारत का जो संविधान है उसकी उद्देशिका है, जिससे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो कौन कौन से शब्द इसमें इंपॉर्टेंट हैं, तो क्या क्या शब्द हैं इसमें? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, साथ में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने की बात की गई है तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए जो है दृढ़ संकल्प होकर जो है अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अतएव द्वारा इस संविधान को अंगीकृत किया जाता है, अधिनियमित किया जाता है और आत्मसमर्पित किया जाता है, ऐसा उद्देशिका में लिखा हुआ है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि हम भारत के लोग का अर्थ क्या है? हम भारत के लोग का अर्थ है अर्थात हम सभी लोग वर्तमान के या भूतकाल के और भविष्यकाल के सभी धर्मों के, सभी जगहों के, हर जाति, वर्ग, लिंग, भाषा और अलग अलग विचारधाराओं के लोग इसमें शामिल हैं हम भारत के लोग में। तो हम भारत के लोग जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है, इसके अंतर्गत कौन कौन आ रहे हैं? सभी लोग आएंगे जो अभी वर्तमान में रह रहे हैं, जो भूतकाल में यहाँ रहे हैं या आने वाले समय में रहेंगे, तथा जितने भी धर्म में यहाँ रहते हैं सभी धर्मों के, सभी जगहों के, हर जाति, वर्ग, लिंग, भाषा और अलग अलग विचारधाराओं के लोग हम भारत के लोग के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार से अब इनके जो टर्म्स हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है अर्थात वे लोग किसी बाहरी व्यक्ति या किसी बाहरी शक्ति से स्वतंत्र हैं और अपने कानून बनाने और अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब किसी अन्य देश का किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव जो है हमारे देश के अंतर्गत नहीं है। इसी प्रकार समाजवादी शब्द है, इसका अर्थ क्या है? अर्थात राज्य इस तरह से काम करेगा जिससे कि सभी को समाज में समान दर्जा और समान अवसर मिले, सभी में संपत्ति का बराबर से बंटवारा हो और सभी को गौरवपूर्ण जीवन स्तर मिले। ये अर्थ है समाजवादी का। इसी प्रकार पंथ निरपेक्ष का अर्थ है राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है और राज्य की नज़र में सभी धर्म बराबर है। तो राज्य यानी हमारे देश का ऐसा कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों का यहाँ आदर किया जाता है और सभी धर्मों को एक ही नज़रिए से देखा जाएगा। लोकतंत्रात्मक का मतलब है लोग अलग अलग, जिसमें राष्ट्र, राज्य और स्थानीय हैं, स्तर पर अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार रखते हैं। हर 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है।
वोट डालना अपनी भागीदारी के अधिकार को इस्तेमाल करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यानी लोकतंत्रात्मक का मुख्य बात ये है कि हम राष्ट्र संबंधी, राज्य संबंधी और स्थानीय स्तर पर अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए जो है स्वतंत्र हैं और 18 वर्ष से अधिक एज का जो व्यक्ति है वो वोट डालने का अधिकार रखता है। इसी प्रकार गणराज्य का मतलब है अर्थात राज्य का मुखिया राष्ट्रपति वंश के अनुसार नहीं होगा बल्कि चुनाव के द्वारा चुना जाएगा। यानी कि जो राष्ट्रपति भी है, जो मुखिया है देश का, प्रधानमंत्री भी है, तो वो किसी भी वंश के अनुसार नहीं होगा जैसे पहले से राजशाही में होता था। ये चुनाव के द्वारा इसे चुना जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। तो उसके लिए अलग से टर्म्स हैं कि कितनी एज होनी चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो सकता है। इसी प्रकार न्याय की बात करते हैं, अर्थात सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों में सही और निष्पक्ष अवसर मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा। न्याय का अर्थ है कि सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों में सही और निष्पक्ष अवसर मिलेंगे, यह सुनिश्चित किया जाएगा। स्वतंत्रता का जो शब्द है उसका अर्थ क्या है, अर्थात जिस भी तरह हम चाहें उस तरह बोलने की और अपना मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता। सभी लोग किसी भी मान्यता या धर्म को मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार शब्द है समानता। समानता का अर्थ क्या है, इसका मतलब यह है कि हम सब एक जैसे हैं। इसका मतलब है कि हम सभी जितने भी अलग हैं पर हम सभी को समान दर्जे और समान अवसर पाने की स्वतंत्रता है। यानी अनेकता में एकता या एकता में अनेकता, अलग अलग जो है तरीके से होने के बाद, अलग अलग जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय से होने के बावजूद भी सभी को जो है समान रूप से अधिकार प्राप्त हैं और सभी के लिए जो है समान रूप से जो है कर्तव्य हैं। सभी के लिए नियम कानून समान है। यही समानता के अंतर्गत आता है। बंधुता का मतलब क्या है, अर्थात एक दूसरे के गौरव का सम्मान करना और एक दूसरे का साथ देना, यही बंधुता है। इसी प्रकार उद्देशिका 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित की गई थी। तो 1976 द्वारा जो उद्देशिका संशोधित की गई थी, इस संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए हैं। तो इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को जो इंदिरा गांधी जी द्वारा 1976 में संशोधित किया गया था और उसमें उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका अमेरिका के संविधान से प्रभावित है तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो ये जो उद्देशिका का कॉन्सेप्ट है ये लिया है अमेरिका से भारत में। इसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग एजुकेशन इन इंडिया। अब भारत में शिक्षा संबंधित क्या प्रावधान है, इस पर बात करते हैं। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए नियम एवं शर्तों का होना बहुत ही जरूरी है। भारत देश के शासन व्यवस्था को सही ढंग से संचालन करने के लिए एक दस्तावेज है जिसे संविधान कहते हैं। तो ये चीज़ें तो आपको पता हैं। बढ़ते हैं सीधा आगे। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया और पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू कर दिया था सभी के लिए। इसी प्रकार भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधान संवैधानिक मूल्य के अंतर्गत, जैसे समानता की बात है, ये आर्टिकल 14 से 18 के बीच में समानता की बात है। भारतीय संविधान में समता या समानता के अधिकार का वर्णन आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है, जिसमें आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता होनी चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और एक समान लागू इस कानून को करेगा। आर्टिकल 15 क्या कहता है, ये कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्मजात के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 16 क्या कहता है, राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजक के लिए नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराना। और इसी प्रकार आर्टिकल 17 अस्पृश्यता से संबंधित है, अनटचेबिलिटी से संबंधित है। अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत करना किया जाएगा या आर्टिकल 17 में, और किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो है कोई भी इस अस्पृश्यता या छुआछूत का जो है प्रचार नहीं करेगा। इसी प्रकार आर्टिकल 18 है, ये कहता है अपराधियों
सॉरी अपराधी नहीं, उपाधि, जो उपाधि होती हैं उनका अंत किया जाएगा आर्टिकल 18 के अंतर्गत है। जो बड़ी बड़ी जैसे अंग्रेजों के टाइम में जो उपाधियाँ दी जाती थी, सर, नाइटहुड, इस टाइप की जो उपाधियाँ दी जाती थी, इनका अंत किया जाएगा, आर्टिकल 18 में लिखा हुआ है। इसी प्रकार स्वतंत्रता की बात है, आर्टिकल 19 से 22 तक है। 14 से 18 समानता की बात कर रहा है, और स्वतंत्रता की बात कर रहा है आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। आर्टिकल 19 का जो महत्वपूर्ण ए प्रोविज़न है वो कहता है कि प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता जो है नागरिकों को होगी। 19 का बी कह रहा है कि शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आर्टिकल 19 सी कह रहा है संघ बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आर्टिकल 19 डी कहता है कि देश के किसी भी राज्य में आवागमन की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आर्टिकल 19 ई कहता है कि देश के किसी भी राज्य में निवास एवं बसने की स्वतंत्रता दी जाएगी। 19 जी है, ये कह रहा है कि किसी भी क्षेत्र में व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता भारत में रहेगी। आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि की स्वतंत्रता होगी, यानी किसी ने अपराध कर लिया है तो उसके लिए दोष सिद्ध करने की जो स्वतंत्रता होगी। आर्टिकल 21 को ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 6 से 14 वर्ष छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है इसके अंतर्गत। आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण प्राप्त होगा। इसी प्रकार न्याय की बात करते हैं, जस्टिस। भारतीय संविधान में मुख्यतः 3 प्रकार के न्याय हैं, जिसमें सामाजिक न्याय की बात होती है, आर्थिक न्याय की बात होती है और राजनीतिक न्याय की बात होती है। तो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय से तात्पर्य समाज में जो असमानता है उनको दूर करना। इससे संबंधित धाराएं जो हैं, सामाजिक न्याय से संबंधित धाराएं आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 23, आर्टिकल 46 और आर्टिकल 30, यानी कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 23, आर्टिकल 46 और आर्टिकल 30। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है प्रत्येक नागरिक को संपत्ति खरीदने, रखने, उपयोग करने, इच्छा के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। और राजनीतिक न्याय के अंतर्गत आ जाएगा प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है कि वो जो है जनप्रतिनिधि के रूप में जो है स्थानीय क्षेत्र पर या राजकीय क्षेत्र पर या राष्ट्रीय क्षेत्र पर जो है वो प्रतिनिधित्व कर सकता है, उसके लिए वो चुनाव लड़ने की उसको स्वतंत्रता है। तो वो इस प्रकार से उसे राजनीतिक न्याय जो है दिया जाएगा। इसी प्रकार भ्रातृत्व या बंधुत्व, जिसे फर्टर्निटी कहते हैं, तो ये क्या है, संविधान में बंधुत्व तत्व का समावेश किया गया है। धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जोड़ा गया था। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 तक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया था। तो धर्मनिरपेक्ष जो है यहाँ पर 25 से 28 के बीच में है, इसका आप ध्यान रखिएगा। 25 में कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। आर्टिकल 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 28 कहता है कि कोई भी शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता, यानी कि किसी प्रकार की जो शिक्षा संस्थान है वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 28 कहता है, इस पर आप स्टार लगा दीजिए, महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई भी जो शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध के लिए जो है कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 28 है। इसी प्रकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग टू एजुकेशन इन इंडिया, तो वर्तमान में आर्टिकल अनुच्छेद 448 अनुच्छेद हैं, अनुसूचियाँ 12 हैं और 25 भाग हैं भारतीय संविधान की। इसी प्रकार शिक्षा के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या हैं। संवैधानिक प्रावधानों ने विभिन्न स्तरों पर शिक्षा पर प्रत्यक्ष और साथ ही अप्रत्यक्ष असर डाला है, जिसमें अनुच्छेद 15(1) का 3, अब देखो अनुच्छेद 15 बाकी संशोधन करके उसमें 1(3) करके जोड़ा गया है। इसमें महिलाओं के लिए शिक्षा की बात की गई है। किसी भी नागरिक के साथ लिंग, धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कहा है अनुच्छेद 15 का 1(3) में। इसी प्रकार अनुच्छेद 21A है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाया गया था। अनुच्छेद 29 की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 30 कहता है कि शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार की बात करता है अनुच्छेद 30।
अनुच्छेद 120 बात करता है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की किस प्रकार की मर्यादित भाषा का प्रयोग करना है संसद के अंतर्गत, ये अनुच्छेद 120 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 343 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ये संघ की राजभाषा की बात करता है जिसमें देवनागरी लिपि में हिंदी होनी चाहिए और अंकों को अंतर्राष्ट्रीय रूप का पालन करना चाहिए। इसमें भी 343 में एक है, एक पे हिंदी है और 2 पे अंग्रेजी है, ध्यान रखना। राजभाषा जो है, अभी राजभाषा जो है हिंदी है और जो है कार्यालयी भाषा में भी यहाँ पे अंग्रेजी का नाम भी आता है, तो 2 भाषाएं लगभग हैं। एक राजभाषा का दर्जा दिया गया है हिंदी को और इसके 343(2) में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है या फिर जिसे कार्यालयी भाषा जिसे कहते हैं उसके अंतर्गत अंग्रेजी आती है। इसी प्रकार अनुच्छेद 346 है, इसमें क्या है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा का किस तरीके से उपयोग किया जाएगा, ये अनुच्छेद 346 में है। अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान अनुच्छेद 347 में किए गए हैं। अनुच्छेद 348 है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 350(a) ये कहता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा उत्पन्न हो। अनुच्छेद 350(b) ये कहता है भाषा ही अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार होने चाहिए, ये अनुच्छेद 350(b) कहता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें जो है भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और भारतीय संविधान में शिक्षा से संबंधित क्या क्या अनुच्छेद हैं, क्या क्या इसमें समवर्ती जैसे शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। तो समवर्ती सूची है जो है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।